डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो आइज में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे बाहर का कवर दिस वन ये स्क्लेरोटिक है, और स्क्लेरोटिक सामने की ओर इट बिकम्स थिन एंड ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। तो ये स्क्लेरोटिक दिस वन, और आगे की ओर ये कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा होता है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विच इज कंटिन्यूअस विद द इनर मार्जिन्स ऑफ अपर एंड लोअर आईलिड। ये बात हो चुकी है। अब ये स्ट्रक्चर आता है कॉर्निया, दिस स्ट्रक्चर कॉर्निया। तो ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरोटिक है। हम लोगों ने कहा था कि फाइब्रस कोट जो सबसे बाहर का लेयर है आई का, उसमें दो पार्ट है। आगे की ओर 1/3 रीजन इट इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। आगे की ओर ये थिन और ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, और पीछे की ओर 2/3 रीजन इट इज थिक एंड ओपेक, इट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक। तो जहां पे ये कॉर्निया और स्क्लेरोटिक का जंक्शन है, इसको कहते हैं लिम्बस। द जंक्शन बिटवीन द कॉर्निया एंड द स्क्लेरोटिक इज कॉल्ड लिम्बस। जैसे मान लीजिए कि ये कॉर्निया है, तो कॉर्निया और ये इधर हो गया स्क्लेरोटिक, तो ये जंक्शन होता है लिम्बस, इट इज लिम्बस। तो ये जंक्शन हो गया लिम्बस। कॉर्निया का साइज अगर देखें तो 12 मिलीमीटर ये हॉरिजॉन्टल लेंथ एंड 11 मिलीमीटर वर्टिकल लेंथ। कॉर्निया का वर्टिकल लेंथ 11 मिलीमीटर और हॉरिजॉन्टल लेंथ इट इज 12 मिलीमीटर। ये 12 मिलीमीटर है हॉरिजॉन्टल लेंथ, और ये वर्टिकल लेंथ 11 मिलीमीटर। तो कॉर्निया ऑलमोस्ट राउंड है। सामने की ओर जो ट्रांसपेरेंट रीजन देखते हैं ऑलमोस्ट राउंड है। ऑलमोस्ट इसलिए कहते हैं कि वर्टिकल लेंथ 11 मिलीमीटर है और हॉरिजॉन्टल लेंथ 12 मिलीमीटर। और कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट और व्हाइट वाला पोर्शन जो स्क्लेरोटिक है, इन दोनों का जंक्शन कहलाता है लिम्बस। इट इज द जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक। तो कॉर्निया 11 millimeter vertical length, 12 millimeter horizontal length, and the thickness of cornea varies from 0.5 to 1 millimeter. कॉर्निया का जो थिकनेस है वो 0.5 से 1 मिलीमीटर होता है। कॉर्निया आप देख रहे हैं डायग्राम में भी, इट इज कॉन्वेक्स। ये आप बाहर से देखिए तो सरफेस कॉन्वेक्स है, इस स्ट्रक्चर इज कॉन्वेक्स, थोड़ा उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स है। And this concavity is mainly due to the ocular pressure which is being exerted by the aqueous humor over the cornea. कॉर्निया बाहर की ओर थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो कॉन्वेक्स कहेंगे, सरफेस कॉन्वेक्स है और ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। 12 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ, 11 मिलीमीटर वर्टिकल लेंथ, थिकनेस होता है 0.5 to 1 millimeter. Now कॉर्निया इज मेड अप ऑफ 6 लेयर्स। कॉर्निया में 6 लेयर होते हैं। सेल्स आर अरेंज्ड इन 6 लेयर्स। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया, ये जो सबसे अंदर का लेयर है कॉर्निया का, इट इज कॉल्ड डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। 6 लेयर है। अब आपको 6 लेयर पढ़ना नहीं है, मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो सब डिटेल पढ़िएगा, लेकिन इनर मोस्ट लेयर जो सबसे अंदर का लेयर है कॉर्निया का, तो उसको कहा जाता है डेसिमेट मेम्ब्रेन। हम लोग जब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ रहे थे तो वहां पे डेसिमेट मेम्ब्रेन एग्जांपल में लिखा था इनर लेयर लाइनिंग ऑफ कॉर्निया। नाउ कॉर्निया इज नॉन वैस्कुलराइज्ड। कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो कॉर्निया को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो कॉर्निया रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम 3 सोर्सेज। कॉर्निया को न्यूट्रिशन 3 सोर्स से मिलता है। पहला तो यहाँ पे टीयर है, आउटर सरफेस पे कंजंक्टिवा के ऊपर टीयर है, उससे न्यूट्रिशन रिसीव करेगा। दूसरा यहाँ पे विट्रियस एक्वस
एक्वस ह्यूमर है एक्वस चैम्बर में, उससे न्यूट्रिशन रिसीव करेगा। और तीसरा ये जो लिम्बस रीजन कह रहे हैं, यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी का जाल है, नेटवर्क ऑफ लिम्फ कैपिलरी, जिसको स्लेम्स कैनाल कहते हैं। तो स्लेम्स कैनाल इसी जगह पे होता है, इन द लिम्बस रीजन, दैट इज द जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक। तो कॉर्निया का सेल्स, कॉर्निया नॉन वैस्कुलराइज्ड है, लेकिन इसके सेल्स को न्यूट्रिशन 3 सोर्स से मिल रहा है। एक तो बाहर की ओर से टीयर से, अंदर से यहाँ पे इस ओर है एक्वस ह्यूमर, यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी का जाल है, नेटवर्क है, जिसको कहते हैं स्लेम्स कैनाल, वहां से भी न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है। तो कॉर्निया का अपना कोई न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन पर निर्भर कर रहा है। आउटर सरफेस पे ये टीयर से ले रहा न्यूट्रिशन, इनर सरफेस से एक्वस ह्यूमर से, और फिर स्लेम्स कैनाल विच इज द नेटवर्क ऑफ लिम्फ कैपिलरी। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आई में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का इंपॉर्टेंस है ड्यू टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इमेज फॉर्मेशन में उसका रोल होता है। तो आई में जितना भी स्ट्रक्चर है, चाहे अभी हम लोग कॉर्निया देख रहे हैं, या उसके बाद लेंस पढ़ेंगे, या फिर एक्वस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर है, सबका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज मेजर्ड with respect to the speed of light through the air। और हम लोग जानते हैं कि the speed of light through the air is 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। एयर से जो लाइट का स्पीड है एयर में, वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लीजिए कि लाइट किसी ऐसे मीडियम से जा रहा है जिसमें उसका स्पीड है 1.5 लाख पर सेकेंड, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2। तो उसी हिसाब से यह सब इंडेक्स निकाला गया आई का। तो कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8 है, इट इज 1.8। It has been measured with respect to the speed of light through the air, which is 3 lakh kilometer per second. Now, कॉर्निया का एक निश्चित जो शेप है, यानी बाहर की ओर जो कॉन्वेक्स है, उसका कारण बताया था ऑकुलर प्रेशर। ऑकुलो टर्म आता है आई के लिए। तो आई बॉल पे एक अंदर से प्रेशर है, बताया भी है क्लास में। ये पाल्पेबल प्रेशर है, पाल्पेबल जैसे हार्ट बीट ऐसे सिस्टोल डायस्टोल होता है, वैसे ही लगता है कि कुछ जर्क कर रहा है, अंदर से कुछ धक्का दे रहा है। तो बताया भी था कि यू कैन detect this palpable pressure or ocular pressure by putting your fingertips over the eyelids। आप अपने आईलिड के ऊपर अगर फिंगर टिप्स को रखिएगा, 2 फिंगर टिप अलग अलग, तो समेशन होता है, तो आप बेटर महसूस कर सकते हैं इम्पल्स, उसके दबाव को। ऑकुलर प्रेशर बहुत बढ़ जाए, मान लीजिए कि एक्वस ह्यूमर का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, तो कॉर्निया ज्यादा बल्ज कर जाएगा, ज्यादा बाहर निकल जाएगा, तो ये भी डिफेक्ट है। और ऑकुलर प्रेशर अगर घट गया, यानी यहाँ पे एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर का अमाउंट कम हो गया, तो ये श्रिंक कर जाएगा, अंदर धंस जाएगा, उभार हो जाएगा जब प्रेशर ज्यादा होगा, कम हो जाएगा जब ये अंदर धंसेगा जब प्रेशर कम होगा, ऑकुलर प्रेशर। तो ऑकुलर प्रेशर मेंटेन रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कॉर्निया को फिर से देख लें। कॉर्निया आई में, जैसे ये आई बॉल अगर बना दें, यहाँ पे ये आई बॉल है, तो ये वाला हिस्सा है कॉर्निया, दिस पार्ट इज स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक और कॉर्निया का जंक्शन हो गया लिम्बस रीजन। कॉर्निया ऑलमोस्ट राउंड है, स्फेरिकल है, लेकिन इसका वर्टिकल लेंथ थोड़ा कम है, 11 मिलीमीटर, हॉरिजॉन्टल लेंथ 12 मिलीमीटर। आई का भी, अब देखिए आई के लेंथ के हिसाब से आई का वर्टिकल लेंथ 23.5 मिलीमीटर और हॉरिजॉन्टल लेंथ 25। तो कॉर्निया का भी हॉरिजॉन्टल लेंथ 12 है और वर्टिकल लेंथ 11 है। थिकनेस है 0.5 to 1 मिलीमीटर। और
ये नॉन वैस्कुलराइज्ड है, 6 लेयर का बना है। सबसे अंदर का लेयर जो है वो स्क्वामस एपिथेलियम है, जिसको डेसिमेट्स मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि ये न्यूट्रिशन के एक्सचेंज में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन बिटवीन द सेल्स ऑफ कॉर्निया एंड द एक्वस ह्यूमर। अगर वहाँ स्क्वामस एपिथेलियम की जगह कोई थिक एपिथेलियम लगा देते, मोटा एपिथेलियम, तो एक्सचेंज नहीं होता। तो कॉर्निया का जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो 3 तरह से, एक तो बताया बाहर टीयर से, ये टीयर से रिसीव कर रहा है, दूसरा एक्वस ह्यूमर से, और तीसरा ये लिम्बस रीजन में यहाँ पे स्लेम्स कैनाल है, लिम्फ कैपिलरी का जाल है, उससे भी रिसीव कर रहा है। 3 सोर्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8। कॉर्निया इज प्रोटेक्टेड बाय कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा से प्रोटेक्टेड है। अब ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल में रिपीट भी हुआ है और एनसीईआरटी में भी था कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज इजियर। जैसे कोई भी ऑर्गन का जब वो ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी भी ऑर्गन को जब ट्रांसप्लांट कीजिएगा तो पढ़ा भी इम्यून सिस्टम में, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है रिसिपिएंट के बॉडी का, मतलब जिसमें लगाया जा रहा ऑर्गन, उस रिसिपिएंट के बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है उस टिश्यू या ऑर्गन के खिलाफ। नतीजा होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और वो इम्प्लांटेड ऑर्गन या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो सक्सेस रेट थोड़ा सा कम रहता है ग्राफ्टिंग में। हालांकि अब तो बहुत सारा उपाय है जिससे ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल बनाया जाता है, लेकिन कॉर्निया ग्राफ्टिंग में कोई चक्कर ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। तो इस पर था कि क्यों होता है, तो 2 कारण। फर्स्ट, इट इज नॉन वैस्कुलराइज्ड। तो नॉन वैस्कुलराइज्ड है तो इट कैन बी इजीली प्लेस्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम इन द आई बैंक। जैसे हम लोग सुनते हैं कि कोई आई डोनेट कर दिया, तो आई डोनेट करने का मतलब ये नहीं कि उसका पूरा आंख निकाल लिया जाए। आई डोनेशन का मतलब होता है कि उस पर्सन का जब डेथ होगा तो उसके कॉर्निया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसने डोनेट किया है, अगर उसका डेथ हो गया तो उसका घर वाले या किसी रिलेटिव ने खबर किया तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर की टीम जाती है और डेड बॉडी में जब डेथ का 3-4 घंटा के अंदर हो जाए तो बेटर है, बिकॉज अगर 3-4 घंटा से 4 घंटा से ज्यादा हो गया तो पुट्रिफिकेशन होने लगता है, बॉडी का टिश्यू डैमेज होने लगता है, सर निकलने लगता है, तो कॉर्निया भी डैमेज हो सकता है। तो डेथ के 3-4 घंटे के अंदर ही जाके उसके कॉर्निया को निकाल लेते हैं। निकालते कहाँ से है, तो लिम्बस रीजन से, यहीं से काट के कॉर्निया को निकाल लेते हैं। सिर्फ कॉर्निया निकाला, पूरा आंख उसका अपना वहीं पे है, उससे मतलब नहीं है। अब इस कॉर्निया को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, मतलब कॉर्निया के सेल्स का जो न्यूट्रिशन है वो उसमें रखा जाता है। पेट्री डिस्क में रख देते हैं, आई बैंक में। और क्योंकि इसको अब बाहरी से न्यूट्रिशन लेना है, वहां भी आंख के अंदर भी टीयर से लेता है, एक्वस ह्यूमर से लेता है, तो यहाँ भी अगर न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इसको लंबे समय तक रखना आसान, बॉडी के बाहर आराम से यह रह जाता है लंबे समय तक न्यूट्रिएंट मीडियम। और दूसरी बात है कि जब इसको इम्प्लांट करेंगे डोनर रिसिपिएंट के आई में, डोनर का तो निकाल लिया, लेकिन जब रिसिपिएंट के आई में इम्प्लांट करेंगे तो वहां इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है। इट डजंट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो इसलिए ग्राफ्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखना भी आसान है, ग्राफ्ट के सक्सेस का रेट भी बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज इजियर। अब कॉर्निया को जब न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं आई बैंक में, तो कॉर्निया का सेल्स एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जहां रखा गया है वहां से एक्स्ट्रा वाटर और न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब कर लेगा सेल्स, एंड कॉर्निया बिकम्स स्लाइटली थिकर एंड ओपेक। जब इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखिएगा तो थोड़ा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ये वाटर और सॉल्ट और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो थोड़ा सा थिक हो गया, मोटा हो गया, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में इसको ट्रांसप्लांट करना है तो उसके पहले कॉर्निया इज केप्ट विद इन द इंक्यूबेटर एट द टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर है 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में रख के उतना टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो एट दिस टेम्परेचर मीन्स एट 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड द सेल्स ऑफ कॉर्निया लूज एक्स्ट्रा वाटर, जो उसने एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब किया था वो रिलीज कर देगा एंड इट विल अगेन बिकम थिन एंड ट्रांसपेरेंट। तो बड़ा आसान है। अब रखा हुआ है, सालों साल रखा हुआ है आई बैंक में, थोड़ा सा थिक हो गया, ओपेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे तो वाटर और सॉल्ट एक्स्ट्रा निकल जाएगा, थिन और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर उसको इम्प्लांट कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज इजियर। अब कॉर्निया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एबनॉर्मैलिटी, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कॉर्निया के बाद जो पार्ट आता है दिस वन, ये तो कॉर्निया हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉर्निया के बाद ये जो स्पेस आता है दिस इज द एक्वस चैम्बर। ये यहाँ से लेके कॉर्निया से लेके लेंस तक ये जो पूरा हिस्सा है एक्वस चैम्बर। और इसमें भी दो पार्ट है, एक तो एंटीरियर चैम्बर इन बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, ये आइरिस है जो ग्रीन कलर से बना है, आइरिस है। और दूसरा द स्पेस इन बिटवीन द आइरिस एंड लेंस। तो स्पेस इन बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर। इस कॉर्निया और आइरिस के बीच के स्पेस को कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, and the space in between the iris and the lens is called posterior chamber. ये anterior chamber, ये posterior chamber, and both these chambers are connected together through this aperture which is called pupil. ये जो aperture है यहाँ पे दोनों इस कॉर्निया के बीच में, इसको कहते हैं pupil। इसी से ये आपस से जुड़ा हुआ है। And both the chambers, anterior and posterior chambers, are filled with the fluid which is called aqueous humor. तो एक्वस ह्यूमर मौजूद है एक्वस चैम्बर में। एक्वस चैम्बर में दो पार्ट है, एंटीरियर चैम्बर द स्पेस इन बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस, एंड द पोस्टीरियर चैम्बर इन बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस। एंटीरियर चैम्बर इज लार्जर, बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू द प्यूपिल। नाउ एक्वस ह्यूमर हम लोग देखते हैं। तो एक्वस ह्यूमर याद होगा जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे टिश्यू फ्लूइड, तो वहां एक टर्म यूज किया था ट्रांससेलुलर फ्लूइड। हम लोगों ने कहा था ट्रांससेलुलर फ्लूइड इज द टिश्यू फ्लूइड which has been separated or isolated from its parent tissue and has been accumulated within the lumen or space of an organ surrounded by a thin epithelium. Here उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर इन आईज। उसी तरह ईयर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। ब्रेन जब पढ़ेंगे तो वहाँ CSF है, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। हार्ट जब पढ़ेंगे तो पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ेंगे हार्ट में, पेरिकार्डियल फ्लूइड। लंग जब पढ़ेंगे तो प्लूरल फ्लूइड पढ़ेंगे। दीज आर ऑल ट्रांससेलुलर फ्लूइड, एक्चुअली दीज आर टिश्यू फ्लूइड। लेकिन फर्क यही है कि वो अपने पैरेंट टिश्यू से अलग होके आ गया है ऑर्गन के अंदर खाली स्पेस में और गिर गया एक मेम्ब्रेन से। तो ये भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड है और इसको हम लोग डायनेमिक फ्लूइड कहते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि डायनेमिक फ्लूइड। जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं एक्वस ह्यूमर इज डायनेमिक फ्लूइड एंड विट्रियस ह्यूमर इज लेस डायनेमिक फ्लूइड। वो लेस डायनेमिक और ये ज्यादा डायनेमिक है। कहने का ये मतलब है कि देखिए इसका फॉर्मेशन होता कहां से। तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये लिम्बस रीजन है, दिस वन इज लिम्बस रीजन। और ये जो ग्रीन कलर का ये बनाया है पिछले क्लास में ही बताया था, ये कोर्वाइड है, ये स्क्लेरोटिक है, दिस इज कोर्वाइड। और कोर्वाइड के आगे वाला हिस्सा, वैस्कुलर कोर्ड का आगे वाला हिस्सा, कोर्वाइड के आगे 1/3 रीजन, ये सीलियरी बॉडी है और ये आइरिस है। आइरिस के बीच में अपर्चर है प्यूपिल।
तो आप ध्यान से देखिए, ये जो सिलियरी बॉडी है, इट इज कवर्ड बाय दिस पिगमेंट इपिथेलियम ऑफ रेटिना। रेटिना का ये बाहर वाला लेयर है पिगमेंट इपिथेलियम, दिस वन, ये पिगमेंट इपिथेलियम ये कवर किया हुआ है सिलियरी बॉडी को, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ओरा सिराटा। आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है रेटिना में 10 लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना इज पिगमेंट एपिथेलियम एंड द पिगमेंट एपिथेलियम which is the outer layer of retina extends anteriorly to cover the ciliary body as well as the inner surface of iris। ये पिगमेंट एपिथेलियम, दिस वन, ये डॉटेड जो दिया हुआ है पिगमेंट एपिथेलियम आगे की ओर बढ़ के इस सिलियरी बॉडी को कवर कर रहा है, और ये जो ऐसे रफ सरफेस बनाया इट इज ओरा सिराटा, और फिर ये इट इज आल्सो कवरिंग द इनर सरफेस ऑफ द आइरिस। लेकिन जो नर्वस लेयर्स हैं दे आर कन्फाइंड ओनली अप टू द बेस ऑफ द सिलियरी बॉडी, ये सिर्फ सिलियरी बॉडी के बेस पे है। यानी nervous layers of retina are present only in the posterior 2/3 region, whereas the pigment epithelium of the retina is also present in the anterior 1/3 region covering the ciliary body, and that part is called ora serrata and also forms the inner lining of iris। तो ये जो सिलियरी बॉडी है इसी में स्लेम्स कैनाल है, लिम्फ कैपिलरी का जाल है, इसी लिम्फ कैपिलरी से सब्सटेंस रिलीज होता है यहाँ पे इनटू दिस पोस्टीरियर चैम्बर। उसके अलावा ये जो सिलियरी बॉडी है इसमें सिलियरी कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, और सिलियरी वेन भी है। ये जो पूरा सिलियरी बॉडी है इसके अंदर सिलियरी कैपिलरी और सिलियरी वेन है। सिलियरी कैपिलरी से न्यूट्रिशन वाटर वगैरह रिलीज होता है, और ये सब यूटिलाइज किया जाता है बाय द आउटर सरफेस ऑफ द लेंस, और साथ ही साथ कॉर्निया एटसेट्रा। और जो मोटा मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होगा उसको कलेक्ट किया जाता है बाय सिलियरी वेन। तो सब्सटेंसेस लगातार रिलीज होता है सिलियरी बॉडी के अंदर मौजूद सिलियरी कैपिलरी से, और ये यूटिलाइज करता है लेंस का आउटर सरफेस और रेटिना, और फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको कलेक्ट कर लेता है सिलियरी वेन। Ciliary capillaries and ciliary veins are present within the ciliary body. Ciliary body is the anterior 1/3 region of the vascular cord, पीछे का हिस्सा corvoid। तो अब लगातार एक्सचेंज हो रहा है, सिलियरी कैपिलरी से सब्सटेंस रिलीज हो रहा है और लगातार उसको एब्जॉर्ब कर रहा है सिलियरी वेन। तो काफी फ्रीक्वेंट एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्लूइड, इसको डायनेमिक फ्लूइड कहते हैं। और हम लोग विटियस ह्यूमर का देखे हैं, यहाँ पे ये विटियस ह्यूमर है। तो विटियस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है बाय द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द कोरवाइड। अब कोरवाइड से कोई भी सब्सटेंस रिलीज हुआ, कोरवाइड के अंदर ये ब्लड कैपिलरी है, उससे कोई भी सब्सटेंस रिलीज हुआ तो इट विल पास थ्रू 10 लेयर्स ऑफ रेटिना। रेटिना का 10 लेयर से ये सब्सटेंस गुजरेगा, और फिर यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन या हाइलवाइड मेम्ब्रेन उससे गुजरेगा और तब पहुंचेगा इस विटियस चैम्बर। या कोई सब्सटेंस यहाँ से एब्जॉर्ब होगा तो 10 लेयर रेटिना का, ये हाइलवाइड मेम्ब्रेन के अलावा 10 लेयर रेटिना से होकर तब जाएगा इनटू द कैपिलरीज प्रेजेंट इन द फॉरवर्ड। तो यहाँ तो 10-11 लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है एक्सचेंज उतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा जितना कि एक्वस ह्यूमर में। दैट्स व्हाई इट इज लेस डायनेमिक। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और रीजनिंग असर्शन वगैरह में आ जाए तो ध्यान रखना होगा कि पूछ सकता है कि विट्रियस ह्यूमर इज लेस डायनेमिक फ्लूइड इन कंपैरिजन टू एक्वस ह्यूमर। तो इसलिए होगा कि द ब्लड बैरियर इज ग्रेटर इन केस ऑफ एक्वस ह्यूमर, सॉरी इन केस ऑफ विट्रियस ह्यूमर। ब्लड बैरियर कहने का मतलब है कि ब्लड से कोई भी सब्सटेंस जब विटियस चैम्बर में आएगा या विटियस चैम्बर से ब्लड में जाएगा तो बीच में 10 लेयर रेटिना का है, और उसके साथ साथ एक हाइलवाइड मेम्ब्रेन है जो इनर लाइनिंग है आई बॉल का। तो इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा, तो एक्सचेंज ऑब्वियसली धीमा होगा, इसलिए इट इज लेस डायनेमिक। इसमें ज्यादा फास्ट चेंज नहीं आता है इसके कंपोजिशन में। एनीवे, तो अब फिर हम लोग बात करें एक्वस ह्यूमर। तो aqueous humor, it is transcellular fluid and it is
मोर डायनेमिक। ट्रांससेलुलर फ्लूइड है और ये डायनेमिक फ्लूइड है, इट इज मोर डायनेमिक। एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज 1.34। एक ध्यान रखिएगा, रेटिना का है, कॉर्निया का है 1.8, कॉर्निया का 1.8 और 1.8 नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया, 1.38। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.38 और एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.34 और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस का 1.4 और वो होता है उसके मिडिल रीजन में, जो आगे बात करें। तो ये तो 1.38 कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये 1.34 इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर का कंपोजिशन अगर हम लोग देखें, कंपोजिशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो 98.69% वाटर, लिखा भी हुआ असाइनमेंट में, 98.69% वाटर एंड 1.31% सॉलिड्स। 98.69% वाटर एंड 1.31% सॉलिड्स। सॉलिड में इसमें शुगर है, शुगर के अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, NPN नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है, यूरिया भी है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का हम लोगों ने अब देखा, कंपोजिशन देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.34। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन देखिए, तो पहला तो फंक्शन है कि इट मेंटेन्स द ऑकुलर प्रेशर ऑफ द आई बॉल। अगर ये एक्वस ह्यूमर का वॉल्यूम कम हो गया तो रेटिना श्रिंक कर जाएगा, सॉरी रेटिना कहते हैं, कॉर्निया श्रिंक कर जाएगा, कॉर्निया धंस जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर एक्वस ह्यूमर का वॉल्यूम बढ़ गया, ऑकुलर प्रेशर बढ़ गया, तो कॉर्निया आगे निकल जाएगा, बल्ज हो जाए, उभार हो जाए। दोनों कंडीशन में आई डैमेज हो सकता है। तो ऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करना पहला काम। दूसरा काम है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द सेल्स ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का सेल्स को न्यूट्रिशन देता है। और आगे हम लोग लेंस पर बात करने वाले, लेंस भी नॉन वैस्कुलराइज्ड है, लेंस इज ऑल्सो नॉन वैस्कुलराइज्ड। तो लेंस का ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस, this is the outer surface or a inner surface. Outer surface of the lens receives nutrition from aqueous humor or inner surface of the lens receives nutrition from the vitreous humor. So aqueous humor provides nutrition to the cells present on the outer surface of lens. और तीसरा काम है, it also removes the metabolic waste from both cornea and the lens. वहाँ से metabolic waste को भी रिमूव करता है। और चौथा काम है कि इट हेल्प्स इन इमेज फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक्वस ह्यूमर का 4 फंक्शन ध्यान रखिएगा। पहला है बाय मेंटेनिंग द ऑकुलर प्रेशर इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द कॉर्निया। सेकेंडली इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द cells of the cornea and also the cells present in the outer surface of the lens. तीसरा removes the metabolic waste और चौथा it helps in image formation, acts as refractive medium, तो image formation में मदद करेगा। तो ये हो गया एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्वस ह्यूमर के बाद डिस्कस करेंगे हम लोग ये सीलियरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल एंड लेंस। ये जो सारा पार्ट आप देख रहे हैं, ये सीलियरी बॉडी है, ये आइरिस है, ये प्यूपिल है और ये लेंस है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मिनट ब्रेक कर रहे हैं, फिर डिस्कस करेंगे।